नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। घटना है 1994 की। अचानक यूएन मानवाधिकार आयोग में ओआईसी के सहयोग से पाकिस्तान कश्मीर में तथाकथित मानवाधिकार उल्लंघन का एक प्रस्ताव ले आया। भारत के सामने संकट था, क्योंकि ओआईसी के जरिए ये प्रस्ताव लाया गया था, जो 57 मुस्लिम देशों का एक संगठन है। ऐसे में पीवी नरसिम्हा राव ने उस समय के नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया, उनसे बातचीत की और कहा कि ये संकट है, अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया तो भारत यूएन में कई प्रतिबंधों का सामना कर सकता है। आप मुस्लिम देशों से बातचीत करिए, हम भी कर रहे हैं, और जिनेवा में जो इसकी सुनवाई होनी है, जो मतदान होना है, वहाँ पर जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, आप उसका नेतृत्व करिए। अटल जी तैयार हो गए। सीरिया से, कई और देशों से उस समय बातचीत की गई, चीन से भी बातचीत की गई, और जिस दिन ये सब होना था उस दिन शाम को 5 बजे पाकिस्तान इतना मजबूर हो गया कि उसने अपना प्रस्ताव ही वापस ले लिया। यानी नेता प्रतिपक्ष पर तब के प्रधानमंत्री का इतना अगाध विश्वास था कि उन्होंने अटल जी को ये जिम्मेदारी सौंपी और अटल जी ने वो काम पूरा किया। सीधे जुड़ लेते हैं, मुंबई से जुड़ रहे हैं मेरे साथ भाऊ तोरसेकर साहब, और फिर चर्चा को जरा आगे बढ़ाते हैं उस संदर्भ को लेते हुए। भाऊ प्रणाम, बहुत स्वागत है। नमस्कार। भाऊ, जितना विश्वास उस समय पीवी नरसिम्हा राव को अटल बिहारी वाजपेयी पर था, नेता प्रतिपक्ष पर था, क्या आज की सरकार, क्या आज के प्रधानमंत्री उस तरह का विश्वास आज के नेता प्रतिपक्ष पर कर सकते हैं? नहीं, कर नहीं सकते। नहीं, नेता प्रतिपक्ष की बात नहीं है। जो प्रतिपक्ष है या विपक्ष है, वो समझ नहीं पा रहा है कि उसकी जिम्मेदारी क्या है। देखो, गणतंत्र में, प्रजातंत्र में जितना इंपॉर्टेंट सत्ता पक्ष होता है, उतना ही प्रतिपक्ष इंपॉर्टेंट होता है। दोनों मिलकर चलाते हैं। अगर एक बोला कि नहीं, मैं टांग अड़ाकर बैठूंगा, तो नहीं, जनतंत्र, प्रजातंत्र चल नहीं पाता। क्योंकि डिक्टेटरशिप है तो नहीं है। डिक्टेटरशिप सिंगल माइंडेड होती है। यहां ये बात होती है कि हम किस ढंग से एक काम करें, उस पर हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन काम तो होना चाहिए। इस पर तो एक मत होता है ना कि सरकार कुछ करे। अब आपको बोल दूं कि अब आपने जो रेफरेंस लाया है, वो रेफरेंस बीजेपी का अपोजिशन लीडर था, वाजपेयी। और मुझे याद है कि उसके बाद यूनो में भी, यूनो में भी वाजपेयी का भाषण हुआ था। और उस वक्त उनके साथ जो थे वो सलमान खुर्शीद थे, जी हाँ। जो परराष्ट्र विभाग के राज्य मंत्री थे। और जो परराष्ट्र मंत्री थे वो कोमा में चले गए थे, उसका नाम था दिनेश सिंह। तो दिनेश सिंह तो नहीं जा सकते, तो नरसिम्हा राव ने फिर से वाजपेयी को रिक्वेस्ट की थी कि आप तो दुनिया देखती रही, ये कैसे, कैसा, यानी कैसा देश है, ये कैसा प्रजातंत्र है कि सरकार की लाइन पेश, दुनिया के सामने पेश करने के लिए अपोजिशन का लीडर भेजा गया। तो ये जो समझदारी थी, क्योंकि मुझे क्यों भेजा गया है, मुझे अगर भेजा गया है तो मैं देश के लिए आया हूं, ये मानने वाला विपक्ष था, विपक्ष का नेता था। और अकेले भी जाते थे कहीं, तो अडवाणी हो या वाजपेयी हो, उन्होंने कभी अपने देश की बुराई दुनिया के सामने नहीं रखी ना। हाँ, हाउस में हो या यहाँ राजनीति चुना हो, तब एक दूसरे के खिलाफ बोलना ठीक है। लेकिन अगर हम दुनिया के सामने जाएंगे तो वयम पंचाधिकम शतम, हम पूरे कुरुवंश के हैं, तो हम 105 रहेंगे। आपस में लड़ेंगे तो 100 के खिलाफ 5 हो गए। लेकिन दुनिया के सामने जाना है, किसी और के खिलाफ लड़ना है,
तो हम 105 है। ये जो यहाँ इसका हम प्रजातंत्र बोल सकते हैं। तो आज का अगर विपक्ष का नेता है वो दुनिया में जाकर कोई पूछे ना पूछे ये खुद ही अपने देश की बुराई करता है, तो इस पर भरोसा कौन करेगा? दुनिया भी नहीं करेगी कि ये कैसा है, अपने ही देश की बुराई करने आया है। क्या ये क्या बोलते हैं, फरारी तो नहीं है, ये विजय माल्या नहीं है, ये नीरव मोदी नहीं है कि भारत की न्यायतंत्र के खिलाफ बोले। राहुल गांधी कोई विजय माल्या या नीरव मोदी तो नहीं है कि वापस आएगा तो जेल में डालेंगे। तो ये क्यों खिलाफ बोल रहा है? अपने ही सिस्टम्स के खिलाफ बोल रहा है। सरासर झूठ बोल रहा है कि सिखों को पगड़ी नहीं बांधने देते। अब दुनिया, आजकल का जमाना इतना है कि अभी पाकिस्तान का मीडिया चुपचाप है, लेकिन वो बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो हम यहां भी देख सकते हैं। तो अगर पगड़ी सिखों को नहीं बांधने मिलती तो इसका तो दुनिया भर खबर जाती ना, कहां से चुप रहे थे? तो इतना झूठ जो विपक्ष बोलता है, विपक्ष का नेता बोलता है, तो उस पर भरोसा कैसे करें? उसकी पार्टी उस पर भरोसा नहीं कर रही है। आप जिस विपक्ष के नेता के बारे में, राहुल गांधी के बारे में बोल रहे हैं, ना उनकी पार्टी उन पर भरोसा करती है, ना वो अपनी पार्टी पर भरोसा करते हैं। उन्होंने खुद कल परसों बोल दिया कि हमारी पार्टी में आधे से ज्यादा बीजेपी के लोग भरे हुए हैं। अब बोलिए, अब क्या बोले? देश के खिलाफ, खुद की पार्टी के खिलाफ भी बोलने लगा है। तो ये तो होना था। जब आप हर चीज में शक लेते हो, संशय लेते हो, तो ये तो होना था। ऐसे ऐसे वो बोलेगा मेरा मुझ पर भरोसा नहीं है, ना जाने कभी मैं राहुल गांधी से दगाबाजी करेगा, ये भी बोल सकते हैं। और इनके चमचे जो है वो उसमें भी कोई मायने है वो ढूंढने में लगे हैं कि राहुल गांधी नए सिरे से कांग्रेस खड़ी करेंगे। मुझे मानो राहुल गांधी ने गुजरात और बिहार के लिए दो नए नवजोत सिंह सिद्धू ढूंढ लिए। एक का नाम है कन्हैया कुमार और दूसरे का नाम है जिग्नेश मेवानी। भूल गए आप 4-5 साल पहले क्या हो गया था? नवजोत सिंह सिद्धू को लाए और किसके सर पर बिठा दिया? अमरिंदर के, जिसने 10 साल के बाद चुनाव जीत कर दिखाया था। तो क्या अमरिंदर सिंह बीजेपी का विभीषण था कांग्रेस में? तो उसको खत्म करते करते पूरी पार्टी खत्म कर दी। और वो जिम्मेदारी किसको दी थी? नवजोत सिंह सिद्धू को, जो बीजेपी से आए थे। बीजेपी से आए थे। और दूसरी बात ये कि वो मंत्री थे और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बना, उसने अपने शपथ विधि के लिए सुनील गावस्कर को इनवाइट किया था। तो गावस्कर राजनीति में ना होते हुए भी बोला कि मैं नहीं आऊंगा। लेकिन ये पंजाब का मिनिस्टर था, कैप्टन अमरिंदर खिलाफ बोल रहे थे, फिर भी नवजोत सिंह सिद्धू वहां गया, बजवा से गले से गले मिला। तो कन्हैया कुमार कोई अलग है, जिग्नेश मेवानी कोई अलग है। तो जो कुछ वहां अच्छी पार्टी चल रही थी उसका सत्यानाश करने की जिम्मेदारी किसको दे दी? नवजोत सिंह सिद्धू को। अब जो बचा कुचा बिहार में कांग्रेस पार्टी है या गुजरात में है, उसकी जिम्मेदारी अगर राहुल गांधी कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को दे रहे तो वो दोनों नए नवजोत सिंह सिद्धू है। अब नवजोत सिंह सिद्धू का मतलब समझे। नवजोत सिंह सिद्धू चटपटा बोल सकते हैं, कॉमेडी शो हो, क्रिकेट की मैच हो, उनको सुनना लोगों को पसंद है। लेकिन ऐसी बातें, चटपटी बातें सुनकर कोई पार्टी नहीं बना सकता। तो कल तो उठकर वो कपिल शर्मा है, वो भी पंजाब में एक पार्टी बना देगा। खुद आज का पंजाब का मुख्यमंत्री क्या है? अच्छा कॉमेडियन है, तो उसको ही कांग्रेस में ले लो और अच्छी कॉमेडी करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो इंसान अपनी पार्टी डुबाता है, देश के खिलाफ जाकर बोलता है, ऐसे विपक्ष पर आप भरोसा कैसे कर सकते हो? उसको तो जिम्मेदारी का जानिब है नहीं, मोदी को तो है। नरसिंह राव को इतना भरोसा था कि पार्टी पॉलिटिक्स में अटल बिहारी कुछ भी करे लेकिन देश के खिलाफ नहीं करेंगे, ये भरोसा था, ये भरोसा था। भाव एक और घटना हुई थी
77 में जब इंदिरा गांधी हार गई और अपना चुनाव भी हार गई रायबरेली से, उसके कुछ समय बाद वो लंदन की यात्रा पर गई थी और वहां मीडिया ने उनसे कुछ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर क्वेश्चंस किए तो इंदिरा गांधी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे देश में क्या हो रहा है, मेरे देश की इस समय जो सरकार है जनता पार्टी की, वो कैसे कर रही है, हमारे साथ क्या उनका बिहेव, मैं इस पर यहाँ बात नहीं करूंगी, विदेश में बैठ करके बात नहीं करूंगी। आज राहुल गांधी अगर पॉलिटिक्स में हैं या थोपे गए हैं तो केवल इसलिए कि इनकी पहचान इंदिरा गांधी से है या इनकी पहचान जवाहरलाल नेहरू या अपने पिता राजीव गांधी से है, इसलिए ये पॉलिटिक्स में है और कांग्रेस पर एक तरीके से कब्जा जमा करके बैठे हुए हैं। क्या अपनी दादी से भी इनको कुछ नहीं सीखना है? और जो अतीत में हो चुकी हैं घटनाएं, उनसे भी कुछ नहीं सीखना है? नहीं, उनको कुछ सीखना ही नहीं है, वही तो प्रॉब्लम है। देखो, सीखना है तो बहुत सारी जगह होती है, बहुत सारी घटनाएं होती है, बहुत सारी किताबें होती है, लेकिन इनको सीखना तो कुछ है नहीं। यही तो समस्या है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये प्रशांत किशोर बोला है, जिसको उन्होंने 2017 के चुनाव में साथ में लिया था पंजाब में, पंजाब सॉरी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में तो उसके उसके खाते में एक ही फेल्यूर है, वो राहुल गांधी के साथ का है 2017 में। उसको जब बीच में कहीं बरखादत्त या वो नाविका कुमार ने इंटरव्यू लिया और पूछा था, तो बोला नहीं नहीं, मैं उनके बारे में क्या बोलूं, वो सर्वज्ञानी है। तो ये बात आप सीखने की बात कर रहे, राहुल गांधी को सीखने की जरूरत नहीं। वो अभिमन्यु से ही बड़े अभिमन्यु है, ऐसा माना जाता है ना। अभिमन्यु जब माँ की पेट में थे तब अर्जुन ने कुछ चक्रव्यूह के बारे में बोल दिया, वो आधा सुनकर वो आगे जो कुछ हुआ वो हुआ। इन्होंने तो वो भी नहीं सुना है, लेकिन उनको चक्रव्यूह भी मालूम है। तो ये सीखेंगे कहां से? अभी सीखने की बात आपको मैं बता दूं, कल परसों की बात है, जो अमन साहू नाम का जो एक गैंगस्टर है, माफिया, जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड में बहुत तहलका मचाया था उसने, तो उसको कहीं मेरा ख्याल छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़ से ही उठा कर लाए और बीच में कुछ हो गया तो उसका इनकाउंटर हो गया झारखंड पुलिस से। तो उसका समर्थन अपोजिशन लीडर बीजेपी के बाबूलाल मरांडी ने किया। वो बोला अगर गैंगस्टर है तो गैंगस्टर है, वो सत्ता पक्ष के लिए गैंगस्टर है, हमारे लिए भी गैंगस्टर है, क्योंकि वो समाज के लिए एक कलंक है, उसको निपटाना ही चाहिए। तो उन्होंने अपने झारखंड के पुलिस का अपोजिशन लीडर बाबूलाल मरांडी ने समर्थन किया। यह समझना चाहिए। अब यूपी में जो एनकाउंटर हो रहा है तो वहां की कांग्रेस या अखिलेश यादव ये समझ पाए आप किसका समर्थन कर रहे हैं? आप अपोजिशन लीडर नहीं हो, आप दुश्मन बन गए हो। तो राहुल गांधी की जो राजनीति है वो पॉलिटिकल नहीं है, वो पुराने जमाने की जो दुश्मनी होती थी, एक दूसरे के खून के प्यासे होते थे, उस ढंग से अगर आपकी सोच हो जाती है तो वो आप राजनीति से बाहर निकल गए। तो राहुल गांधी राजनीति से बाहर निकल गए। मैं अगर आपकी गलती दिखा दूं और मोदी कुछ सही कर रहा है इसलिए आप बोलोगे तो तुम मोदी का एजेंट बन जा। मुझे और एक बात याद आती है, 2013 में जब जयराम रमेश सेंट्रल में मिनिस्टर थे और मोदी की कैंडिडेट करके घोषणा हुई थी, तो टाइम्स ऑफ इंडिया को जयराम रमेश का एक इंटरव्यू आया था। तो उन्होंने बोला था कि मोदी ये स्वतंत्रता आंदोलन के बाद सबसे बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए। तो उस वक्त सत्यव्रत चतुर्वेदी नाम के कांग्रेस के प्रवक्ता हुआ करते थे, वो इतना गुस्सा हो गए थे कि अगर जयराम रमेश को मोदी की आरती उतारनी है तो निकल जाए पार्टी से, बीजेपी में जाए, करो मोदी की आरती। अब उसको 12-11 साल हो गए, मोदी का तो नुकसान नहीं हुआ। आज सत्यव्रत चतुर्वेदी कहाँ है किसको पता नहीं।
और जयराम रमेश आज उसी राहुल गांधी की आरती उतार रहे। बिल्कुल। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी गलती कोई दिखाए तो गुस्सा होने की जरूरत नहीं, गलती क्या है समझ लो उससे। वो गलती समझने से आप सीखना शुरू करते हो, लेकिन आप गलती करते ही नहीं, यही तो सबसे बड़ी गलती हो गई है। राहुल गांधी ने जिंदगी में एक ही गलती की है कि उन्होंने मान लिया कि वो गलती कभी नहीं करते, और इसलिए गलती हो जाती है तो सुधारने का तो सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। तो वो गलती का समर्थन करना, यही राहुल निष्ठा, गांधी परिवार निष्ठा बन गई, उसी को ही कांग्रेस बोलते हैं। भाऊ, मैंने इधर कुछ चीजें तलाश करने की कोशिश की, मुझे ऐसी कोई सूचना मिली नहीं कि मोदी सरकार ने राहुल गांधी को नामित किया हो कि आप जाकर के वियतनाम के प्रधानमंत्री से या राष्ट्रपति से मिलो, बात करो, या वहाँ के जो विपक्षी दलों के नेता हैं उनसे आप कोई मुलाकात कर रहे हों। राहुल गांधी का या गांधी परिवार का कोई बिजनेस भी नहीं है ऐसा। कोई हिडन बिजनेस हो तो अलग बात है, पर किसी की जानकारी में नहीं है कि वियतनाम में किसी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी राहुल गांधी गए हों। अभी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु हुई थी और उनकी अंत्येष्टि के दूसरे दिन ही पता लगा कि वो नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए विदेश चले गए हैं। बाद में पता लगा कि वियतनाम में थे और 21 दिन तक वियतनाम में रहे। अभी कल रविशंकर प्रसाद ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राहुल गांधी होली की छुट्टियां मनाने के सिलसिले में भी फिर से वियतनाम गए हैं, और उन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली के सांसद जितना समय अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं बिताते, भारत में नहीं बिताते, उससे ज्यादा समय आजकल वियतनाम में क्यों बिता रहे हैं। राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। आपकी समझ में कुछ आ रहा है क्या भाऊ? नहीं, शायद जो विपश्यना केंद्र बैंकॉक में था वो शायद वियतनाम में शिफ्ट हुआ होगा पहले, यानी 1 साल पहले वो बार बार बैंकॉक जाते थे, आजकल वियतनाम जाते हैं। तो शायद उनका जो विपश्यना केंद्र है, जैसे हमने देखा है कि जब गड़बड़ हो जाती है तो केजरीवाल भी विपश्यना करने निकल जाते, तो और विपश्यना का मतलब क्या करते किसको पता नहीं। तो इनका विपश्यना केंद्र शायद बैंकॉक था, तो अब वो शिफ्ट हो गया होगा वियतनाम में, तो वियतनाम में जाते होंगे। जाकर करेंगे भी क्या, इनकी क्रेडिबिलिटी ना देश में बची है ना विदेश में बची है। इनके जो चमचे हैं वो इनको इनवाइट करते, अब उधर अमेरिका में ट्रंप आ गया, जब तक बाइडेन था तब वो रघुराम राजन हो या सैम पिट्रोडा वगैरह कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन को आगे करके इनके इंटरव्यू का तमाशा चलता था। अब ऐसे सब इंस्टीट्यूशंस वगैरह है, उनकी फंडिंग ही ट्रंप ने रोक दी है। इसलिए तो रघुराम राजन अब बोल चुके ना, 1 महीने पहले उनका इंटरव्यू आया था कि भाई हमारा जमाना था, यूपीए का जमाना था, तभी हमने बैंक डुबा दिए थे, ये खुद बोल रहे। एनपीए तो हमने शुरू की, तो अब वो वहां नहीं हो रहा है तो और कहीं जाना पड़ेगा, कभी साउथ अफ्रीका जाएंगे, कभी युगांडा जाएंगे, कभी वियतनाम जाएंगे। पर अगर विपश्यना को जाना है तो बैंकॉक की जगह उन्होंने बदली है, वो वियतनाम चला गया। अब विपश्यना ये स्त्रीलिंगी शब्द है, ये भी अजीब बात है। भाऊ, इनकी कथनी करनी में कितना बड़ा अंतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए एक बात कही थी। उन्होंने ये पूछा था कि क्या किसी दलित परिवार में से किसी एक ही परिवार के एक ही कालखंड में 3 एमपी हुए हैं क्या आजादी के बाद से अब तक, या किसी आदिवासी परिवार से कोई 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक ही परिवार के एक ही कालखंड में हुए हों। और उन्होंने कहा था कि इनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। आप इसी से समझ लो कि बहन भाई दोनों और माताजी तीनों एक ही कालखंड में
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ये आजकल आदिवासियों की, दलितों की बात करते घूम रहे हैं, नीले कपड़े पहन लेते हैं, अंबेडकर जी का चित्र लेकर के पार्लियामेंट परिसर में घूमते हैं। और इन्होंने, इनकी सरकारें 58 साल तक देश में रही हैं। या तो इनके अपने खानदान का प्रधानमंत्री रहा या कोई इनका लगाया हुआ प्रधानमंत्री रहा। कभी भी आदिवासी या दलित फैमिली से कोई दो भी रहे हों, एक साथ तीन भी रहे हों, ऐसा कभी नहीं हुआ। इनके खानदान में ये हो रहा है। तो ये इतनी जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं, फिर भी इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, देखो, एक बात है कि आज एक बात, कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है, हमको ये मानना पड़ेगा। हमको ये मानना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है एज अ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर हम देखते हैं कि बड़ा एक पीपल का पेड़ होता है या ऐसा जो, तो उसकी जो जड़ें होती है वो दूर दूर तक फैली हुई होती है, उनको मरने में टाइम लगता है। एक कहाँ से निकल कर आएगा, थोड़ा फिर बड़ा हो जाएगा, तो लेकिन वो पेड़ नहीं रहता। तो वैसे हम देखेंगे तो तृणमूल कांग्रेस क्या है, वाईएसआरसीपी कांग्रेस क्या है, शरद पवार की एनसीपी क्या है, ये ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हम देखें। वैसे तो के चंद्रशेखर राव कौन है, वही युवा कांग्रेस से निकला हुआ है। ये चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस से, चरण सिंह भी कांग्रेस से निकले हुए थे ना, जी हाँ। चरण सिंह भी कांग्रेस से निकले हुए थे। तो कांग्रेस से टूट टूट कर निकले हुए टुकड़े हैं। क्यों है? क्योंकि इनको, कांग्रेस को अपने कब्जे में परिवार के रखना था, और इसलिए अगर दूसरों को कोई आप चांस ही नहीं दे रहे तो उनको, जिनके पास कर्तव्यकारी होती है, उनको बाहर निकलना पड़ता है। वरना तो लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो या देवीलाल हो, ऐसे सब नेता कांग्रेस में रहते ना, उनका ओरिजिन, उनका पुरखा कांग्रेस ही है। हाँ, बीजेपी अलग से है, कम्युनिस्ट पार्टी अलग है, लेकिन बाकी सब छोटी मोटी पार्टियां हम देखते हैं वो तो बेसिकली कांग्रेस से निकली हुई है। और उसका कारण ही गांधी परिवार है, क्योंकि इन्होंने ये सब कब्जा करने की कोशिश की। हम पुराने जमाने में देखते हैं कि एक सल्तनत थी, बादशाह था, एक राजा था, साम्राज्य था। अगर वो मर जाता है और उसकी नेक्स्ट जनरेशन अगर वो पूरा साम्राज्य अपने कब्जे में नहीं रख सकती, तो जगह जगह के जो सूबेदार छत्रप होते थे वो खुद को राजा घोषित करते थे। क्या नई बात है? नई बात तो नहीं है। तो ये जो बचा कुचा है वो एक दूसरे को देकर, एक ही कुटुंब, फैमिली उसका फायदा उठा रही है। कल परसों शायद रॉबर्ट वाड्रा भी कहीं से राज्यसभा पहुंच जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सवाल यह है कि अब आप देखें कि 2014 में जब लोकसभा के चुनाव नतीजे आ गए, तो मुझे याद है, मैं कौन सा चैनल देख रहा था याद नहीं, लेकिन 73 सीटें बीजेपी और उनके मित्र दलों की आई थी, 7 बची थी। तो दो ही पार्टियां और बाई है, ऐसा कोई बोला एंकर। तो अमित शाह बोले क्या दो दो पार्टियां बोल रहे, दो फैमिली आई है। क्योंकि समाजवादी पार्टी से जो यादव भी 5 चुनकर आए थे, वो मुलायम सिंह यादव की पार्टी के ही यादव थे, लेकिन मुलायम की परिवार से थे, और ये माँ और बेटे अमेठी और रायबरेली से आए थे। तो एक फैमिली से 5-5 लोग आए, कोई नई बात नहीं है। हाँ, दलित हो या ना हो वो बात छोड़ दो, लेकिन उससे वो पार्टी आगे कितनी चली ये समझ लो। बिल्कुल। अब आरएसएस देखो, आरएसएस के इतने एक से एक बढ़कर संघ चालक हो गए, उनके घर से कौन निकला? उन्होंने बीजेपी बनाई, बीजेपी को जीत दिलाई, बीजेपी का स्वयंसेवक, आरएसएस का स्वयंसेवक बीजेपी का होकर प्रधानमंत्री तक बन गया। लेकिन उनमें सरसंघ चालक जो है या उनके जो सहकार्य वगैरह होते हैं, उनका कोई बेटा वगैरह हमने देखा है राजनीति में? नहीं देखा है। एक झटका आरएसएस अगर चुप बैठती है तो बीजेपी को भी कितना धक्का लगता है, हमने पिछले चुनाव में देखा है। फिर भी उनमें से कोई, संघ का कोई बड़ा नेता अपना बेटा, अपने परिवार के किसी को राजनीति में लाकर, बड़े पद पर लाकर नहीं बिठाता। पॉसिबल है ना? अगर भागवत जी जो है संघ चालक, भागवत जी के कोई भांजे हो गए, भतीजे हो गए, वो उसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन क्या दिया है?
मोदी जी ले लो, मोदी जी के भाई भाई हो, भतीजे हो, भांजे हो, किसी को कोई बड़ा ये नहीं मिला है। तो वो जो फर्क है उसकी कीमत तो चुकानी पड़ती है। तो वैसे पार्टी मर जाती है एक एक करके। पुराने जमाने के जो सम्राट थे या बादशाह थे और उनकी फैमिली थी, उनके घराने थे, ये इसी ढंग से खत्म होते गए, क्योंकि लड़ना आए ना आए। अब हम देखते हैं ना, इंग्लैंड में अभी भी राजा होता है तो वो हाथ में तलवार वगैरह, तलवार उठाने की भी ताकत होती है उसमें, लेकिन वो पूरा ड्रेस में होता है, उसका पूरा ड्रेस होता है ना सैनिकी, कमर को तलवार भी लटकाता है, लेकिन क्या तलवार चला पाएगा? तो उसके लिए, उसको दिखावे के लिए रखा है। तो कांग्रेस में जो राजघराना है वो दिखावे के लिए रखा है और बाकी पार्टी बची नहीं है। ये तो हमारे शरद पवार ने आज तक को इंटरव्यू दिया था, उसमें बताया था राजदीप सरदेसाई को कि हवेली में बैठते और बोलते वो वहां से नदी से लेकर उस पहाड़ तक सब हमारा था वगैरह, लेकिन हवेली की मरम्मत करने के लिए पैसे नहीं है। बिल्कुल वही हालत है। भाऊ, जब मैं जब भारतीय आपके जनता पार्टी। आपके जो दर्शक है उनको एक रिक्वेस्ट करूंगा, ढूंढ लो जलसा नाम का सत्यजीत रे की एक बंगाली फिल्म है। ये जिस ढंग से एक घराना खत्म हो जाता है, राज घराना, सरदार घराना, उस पर बेस की हुई, आप वो देखे तो आपको राहुल गांधी कांग्रेस कहां ले जा रहे हैं उसका पता चलेगा। जी जी। भाऊ जलसा घर, ये। जलसा घर। जी जी। जब भी किसी राज्य में पार्टी जीतती है, वहां सरकार बनती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। एक परंपरा सी बन गई है। और हर भाषण उनका उठा करके देख लीजिए, सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। वो उस जीत का पूरा श्रेय अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं और वो कहते हैं कि बिना कार्यकर्ताओं के संभव ही नहीं है। और वो जितनी प्रशस्ति कार्यकर्ताओं की करते हैं, पूरे कैडर की करते हैं, उससे एक नया जोश फिर अगले राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं में दिखाई देता है, एक विश्वास नेतृत्व के प्रति दिखाई देता है। और वहां भी जो कार्यकर्ता होते हैं उनका जोश भी देखने लायक होता है। जो आपने गुजरात की चर्चा की थी कि गुजरात में राहुल गांधी कह आए के साहब आधे तो गद्दार हैं, बीजेपी से मिले हुए हैं, एक लीडरशिप की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो भी नहीं है। नहीं, वो तो क्या बोले उनको। आपने जो बोला, मुझे याद है 2014 में चुनाव जीतने के बाद मोदी दूसरे दिन, नतीजे के दूसरे दिन दिल्ली पहुंचे थे और वहां भाषण करते हुए उन्होंने बोला था, ये सिर्फ तुम्हारी जीत नहीं है, मेरी जीत, तुम्हारी जीत नहीं है, जो जीत कर आए उनकी भी नहीं है, आज जो पदाधिकारी है उनकी नहीं है, ये 4 पीढ़ियों की जो मेहनत है उन सबकी जीत है। जो आज मरे हुए हैं, कभी 30-40 साल पहले जनसंघ के लिए काम करते थे, फिर बीजेपी के लिए काम कर रहे, आज जिंदा भी नहीं है, उनको, उनकी भी प्रशंसा मोदी ने की है। लेकिन इनकी बात छोड़ दो, इनके लिए वो सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है। तो वो तो, अब देखिए आप बोल रहे हो कि आप में बैठे आधे लोग तो गद्दार है और पूरे के पूरे लोग तालियां बजा रहे, तो गद्दार भी तालियां बजा रहे। जी जी जी। गद्दार जिनको बोला है वो भी तालियां बजा रहे। तो मेरी समझ में नहीं आता कि जो बोल रहा है उसको गद्दार शब्द का अर्थ मालूम है या सुनने वालों को भी मालूम है, बस तालियां बजानी है। क्यों बजानी है पता नहीं, तो वो चलते रहता है उसमें। आप जो जिस ढंग से उन्होंने गुजरात में जाकर क्यों गए, अब गए तो कहीं कब गए कि गुजरात में 1700 के आसपास जो निकाय चुनाव हो गए थे, 1700 सीटें थी, उसमें 1400 सीटें, 1350 सीटें कुछ बीजेपी जीत गई जी जी। और 200 सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस के कैंडिडेट ने अपनी पर्ची वापस ली, तो निर्विरोध भी कुछ चुने गए। तो उसके बाद आप जा रहे हो। अब हिमाचल में
बीजेपी जीत गई है, उत्तराखंड में जीत गई है, क्या बोलते छत्तीसगढ़ में जीत गए। तो फर्क ये होता है ना, फर्क ये होता है आपको। अब पिछले गुजरात चुनाव में आप पदयात्रा कर रहे थे, आप एक एक दिन सिर्फ गुजरात के प्रचार के लिए गए, गुजरात की साइड से निकल रहे आप, और उस समय चुनाव चल रहा है, तो चुनाव कहे तो पदयात्रा रोक कर आप 2-4 दिन हफ्ता भर गुजरात में प्रचार के लिए जा सकते थे, लेकिन नहीं गए, नहीं गए। और आपका कम से कम 12-13% वोट बैंक आम आदमी पार्टी चुरा कर ले गई। तो कहने का मतलब ये है कि आधे गद्दार है, जो गद्दार है, गद्दार कहने के लिए उनको उस सीट पर लाकर, उस पद पर लाकर बिठाया किसने? वो तो सबसे बड़ा गद्दार होगा ना। आपने अभी गद्दार का ये, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक बढ़िया किताब है स्पाई कैचर। तो ब्रिटेन का जो काउंटर स्पाई ये था, तो उसका चीफ ही रशिया का दलाल था, गद्दार था। तो उसकी पूरी फाइल एक एजेंट ने बनाई थी, और वो जाकर, मुझे नाम याद है, प्राइम मिनिस्टर विल्सन नाम का प्राइम मिनिस्टर था, उसे मिला, दिखाया, देखो ये क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर ने उसको बोल दिया कि भैया ये छुपा के रखना, अगर ये पब्लिक के सामने आ जाएगा तो देश में जनता का सरकार पर से भरोसा उठ जाएगा। तो वो क्या करता बेचारा, एजेंट तो था अपने गुप्तचर विभाग का, सीक्रेट सर्विस का, वो चुप बैठा, लेकिन उसने वो सब डॉक्यूमेंट जेरोक्स कर दिए, अपने घर लेके रखे, और रिटायर होने के बाद वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया, और ऑस्ट्रेलिया में जाकर उसने किताब लिखी स्पाई कैचर, कि ब्रिटेन की सीक्रेट एजेंसी कैसे रशिया का एजेंट चला रहा था। तो उस किताब को ब्रिटेन में बैन किया था, और ब्रिटेन में बैन करने के बावजूद कुछ बीबीसी ने उस किताब लाई, और उस किताब पर जब क्या बोलते हैं विवेचना की थी, इसके लिए बीबीसी पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने छापा मारा था। सोच सकते, मार्गारेट थैचर का जमाने की बात है। तो ये तो चलता रहता है। अब ये भी इन्होंने तो पढ़ा है, ऐसा मैं नहीं मानता कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है। भाऊ 2020 में एक G23 बना था कांग्रेस में, जिसमें कपिल सिब्बल से लेकर के गुलाम नबी आजाद, भूपेंद्र हुड्डा, मुकुल हमारे वासनिक, पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान भी थे। जी हाँ, जी हाँ, बहुत सारे लोग थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, गुलाम नबी आजाद बाहर, कपिल सिब्बल बाहर, कई दूसरे नेता, जितिन प्रसाद भी बाहर, कई लोग बाहर हो गए, भाग गए, और या उनको अलग थलग कर दिया गया। जो भी हल्का सा उभरता हुआ दिखाई देता है, उसके पंख कुतर दिए जाते हैं, ताकि वो राहुल गांधी की जो मेधा है, जो काबिलियत है, उस पर भारी ना पड़ जाएं, और वो ना चमक जाएं, और राहुल गांधी जो है वो नीचे ना रह जाएं। तो ये तो एक्चुअल में संगठन का सत्यानाश खुद ही करने पर उतारू हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो कह रहे हैं कि मुझे 1 लाख ऐसे युवाओं को लेकर के आना है पार्टी के लिए, जिनकी कोई पॉलिटिकल पृष्ठभूमि ना हो, राजनीतिक पृष्ठभूमि ना हो। और दूसरी तरफ ये हैं जो कहते हैं ना कि वो जो कबूतर पालते हैं, वो उनको कैच करके रखते हैं, उनके पंखों को कुतर के रखते हैं, तो कोई उड़ने ही ना पाए, संगठन को मजबूती ही ना दे पाए, ऐसे कर्मकांड ये खुद ही करते रहते हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सांगठनिक तौर पर तो समाप्त प्राय है। अभी मैं हरियाणा का भी देख रहा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक इंटरव्यू आ रहा था, वो कह रहे थे पिछले 10 साल से संगठन नाम की कोई चिड़िया ही नहीं है पूरे प्रदेश में। यानी प्रदेश अध्यक्ष बदलते रहे, उनको जिला अध्यक्ष बदलने की कोई परमिशन नहीं, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, खंड स्तर पर जो संगठन खड़ा किया जाता है वो भी चुनने की कोई इजाजत नहीं है। तो सवाल ऐसे में ये है कि ये तो
जो शरद पवार कह रहे थे, खुद ही कांग्रेस पार्टी को खंडहर में तब्दील करने की षड्यंत्र रच रहे हैं। बिल्कुल, हमारे मराठी में उसको ओसाड गांव से पाटिल बोलते, यानी जो गांव उजड़ गया है उस गांव का चौधरी बना दो, ओसाड गांव से पाटिल। तो इनके जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं वो उजड़े हुए गांव के चौधरी होते हैं। अब चौधरी बन तो गए, आपने अपॉइंट किया, लेकिन गांव में लोग ही नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम पाटिल है। तो वो करेगा तो क्या करेगा, करेगा तो क्या करेगा? क्योंकि अगर कुछ कर पाएगा, मुझे याद नहीं आता, शायद प्रमोद तिवारी है या कोई है, उसने एक बार कही, मैंने उसकी बात पढ़ी थी या किसी ने सुनाई थी कि वो कहते हैं कि अगर 20-25 से ज्यादा एमएलए बन जाए तो मामला हाईकमांड के पास जाता है, तो अच्छा रहे 15 रहे तो हमारे हाथ में रहते। तो इसलिए पार्टी बढ़नी नहीं चाहिए, ऐसे ये सोच होती है, ये सोच होती है। तो आप देखिए कि उस वक्त मुझे याद है वसुंधरा राजे हो, उमा भारती हो, ऐसे लोगों को केंद्र के मंत्रिमंडल से निकालकर 2011 वगैरह में भेज दिया था, 2001 में वगैरह, और उन्होंने जाकर मशक्कत की, राजस्थान हो मध्य प्रदेश हो, वो दोनों मुख्यमंत्री बनी, उनको 2 साल दिए, जाओ तुमको करना है। तो वहां से उठकर नरेंद्र मोदी, जो कभी पार्षद नहीं था, एमएलए नहीं था, उसको उठाकर मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये लीडरशिप उठकर आई है। मुझे याद आता है जब मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया, तब चंद्रशेखर जिंदा थे, पूर्व प्रधानमंत्री। तो उन्होंने कहा था, अब कांग्रेस ने ये बड़ी भारी गलती कर दी कि एक टेक्नोक्रेट को लाकर बिठा दिया, ये कठपुतली है, कल परसों ऐसी कांग्रेस, इस ढंग से कांग्रेस खत्म ही हो जाएगी और कोई एक राज्य का नेता उठकर आएगा और पूरे देश से कांग्रेस खत्म करेगा। वो तो चंद्रशेखर भविष्यवेत्ता नहीं थे, लेकिन जो अनुभव से ज्ञान था उनके पास कि कांग्रेस जिस ढंग से जा रही है, वो सेंट्रल लीडरशिप, सेंट्रल कमांड खत्म कर रही है, तो बाहर का कोई आकर भी इसको खत्म कर सकता है, पूरे देश पर कब्जा कर सकता है। जो होता है, बाबर आया का मतलब क्या है, घोरी आया का मतलब क्या है, बाहर से आए। तो ऐसी कांग्रेस आप खोखली कर रहे हैं कि बाहर का कोई आकर पूरी कांग्रेस पर कब्जा करेगा। आज बीजेपी में बहुत सारे कांग्रेसी है, तो वो चंद्रशेखर की भविष्यवाणी सच हो गई है। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, बची कुची तो क्यों बची है, वो भी खत्म कर दो, इस पर लगे हुए। शायद एक दिन में वो अपना एक प्रोग्राम डिक्लेयर कर देंगे। भाई आखिरी जो बचेगा वो मुख्यालय को ताला लगाकर चाबी आकर 10 जनपद पर दे जाए, ऐसा नोटिस लगाएंगे। यही हाल दिखाई दे रहा है। और जो 2020 में हुआ था, यानी G23 बना था, कांग्रेस में सुधार करने के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी को। मुझे लगता है अब कांग्रेस पार्टी के भीतर ऐसी हिम्मत करने वाला कोई खड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि सबको राहुल गांधी ने एक तरीके से डरा करके रखा हुआ है ताकि उनकी सल्तनत बची रहे। नहीं, सब लाचार इकट्ठा किए ना, लाचार इकट्ठा किए। मैंने आपको उदाहरण दिया कि मोदी युग शुरू होने से पहले अगर ये सबसे बड़ा चैलेंज है ऐसा बोलने वाले जयराम रमेश आज लाचार है, तो क्यों है? उनको राज्यसभा वापस आना है, और राज्यसभा आना है तो किसी भी जहां कुछ एमएलए हो गए वहां से आना पड़ेगा। वहां तो इनकी चलती नहीं, वो राहुल की चलती है, तो राहुल टिकट देंगे ना। तो वो लाचार बन के, उनको प्रॉब्लम मालूम है, लेकिन प्रॉब्लम बोलोगे तो मारे जाओगे। वो बोलते हैं ना, चूहे, बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है, इस पर प्रस्ताव पारित करते हैं सब चूहे, लेकिन बांधेगा कौन, इसका जवाब नहीं मिलता। भाव बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े ओशियन नेटवर्क के लिए, आपने इतना समय निकाला और बहुत ही महत्वपूर्ण विचार रखे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।